बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला हमारा आज लेक्चर नंबर 9 हो गया। ठीक है। और थोड़ी सी कंफ्यूजन थी पिछली स्लाइड में नंबरों पे, तो आई वुड करेक्ट दैट माई सेल्फ। तो हम लोग जो सा है ना, मैंने इसको पार्ट 8 करके इसको पार्ट नंबर 9 कहा हुआ था, मगर ये सारे के सारे पार्ट 8 के कैटेगरी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्ट ए को हम 4 लेक्चर्स में क्यों बना रहे हैं या 3 लेक्चर्स में क्यों बना रहे हैं। इनफैक्ट इसके 4 लेक्चर होंगे, नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट लेक्चर। उसकी वजह यह है कि बिकॉज दिस इज अ न्यू स्टफ इन CCNA 2000 2020 एंड 2021, क्योंकि ये जो CCNA 2020 और 2021 दोनों में चलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो रिज्यूम करते हैं वापस। तो देखें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। हमने वायरलेस लैन के बारे में पढ़ लिया, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरलेस लैन ली। और उसके बाद फिर हम वायरलेस आर्किटेक्चर में चले गए, जिसमें हमने देखा कि जो सिंपल वायरलेस आर्किटेक्चर ये हो सकता है कि फुली फंक्शनल एपी और ऑटोनमस एपी और लाइट वेट एपी। और फिर उसके बाद हमने एम्बेडेड कंट्रोलर की हमने बात की, हमने वायरलेस लैन कंट्रोलर की बात की, हमने क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। अब उसके बाद हम लोग, अब लॉजिकल चीज ये बनती है हम सिक्योरिटी की बात करें। और मैं गारंटी देता हूँ जब आप सिक्योरिटी का ये लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो आप कहेंगे यार व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैंने इस लेक्चर को ना थोड़ा इस तरह आर्किटेक्चर किया है कि मैं आपको थोड़ी सी फ्लो बताता चलूंगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता चलेंगे, और फिर आखिर में हम इसको समराइज करेंगे। और समराइजेशन के लिए इसको ने बहुत अच्छा टेबल दिया, दिस इज द बेस्ट टेबल आई हैव कम अक्रॉस। और उसकी वजह ये है कि इसका ये मकसद नहीं है कि आप ये सोचें कि यार ये लेक्चर जौन सा है या इसमें हर चीज मैंने मेमोराइज करनी है। इसमें हर चीज आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो वो क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 8 है एक्चुअली। ठीक है, और चैप्टर नंबर 28, एनाटॉमी ऑफ सिक्योर वायरलेस कनेक्शन। हमने कहा एनाटॉमी ऑफ सिक्योर वायरलेस कनेक्शन हम पढ़ेंगे, मगर हमें इधर तक पता है कि यूजर की जो डिवाइस होती है वो क्या करती है, वो आपकी एक्सेस पॉइंट के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। ठीक है। और वायरलेस क्लाइंट मेक एन एसोसिएशन विद द एपी, उनकी एसोसिएशन बन जाती है। यानी अगर ये वायरलेस क्लाइंट है, ये अपनी एपी के साथ एक एसोसिएशन स्टैब्लिश करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और उसके बाद डाटा ओवर द एयर फेंक रहा होता है। और जब हम डाटा ओवर द एयर फेंक रहा होता है, तो एपी जो एक्सेस पॉइंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो देखे यार ये जो कन्फर्म, ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म टू 802.11 स्टैंडर्ड की जो ये डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट करी, क्या ये कंफर्म कर रही है या एग्री कर रही है तमाम उस स्टैंडर्ड को जो 802.11 कहता है। 802.11 क्या है? वायरलेस का स्टैंडर्ड है। 802.11 ए बी जी एन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो 802.11 के हिसाब से स्टैंडर्ड कंफर्म कर रहा है। नॉट एवरी 802.11 डिवाइस इज ट्रस्टवर्दी। हर वो चीज जो वायरलेस से कनेक्ट कर सकती है वो ट्रस्टवर्दी तो नहीं है। ठीक है। पाइनएप्पल एपी एक सॉर्ट ऑफ अ हैकिंग टेक्निक है, जिसमें आप रोग एपी ब्रॉडकास्ट कर लेते हो। लाइक आप ये यहाँ पे आई एम जंपिंग द गन हेयर, यहाँ पर आप अपनी एक एपी लगा देते हो और इस एपी को कहते हो कि मेरा SSID जो सा वही SSID है जो ये प्रोड्यूस कर रही है, और इसको इधर से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये टाइप ऑफ अटैक इज वेरी वेरी कॉमन। लाइक अगर आप नेट कैफे में जाते हैं या किसी सबवे में जाते हैं या किसी भी ब्रांड की तरफ जाते हैं, वहां पे किसी ब्रांड नोन कॉफी शॉप में जाते हैं, वहां अगर मैं उनकी एपी को हैक करके, विच इज़ वेरी वेरी इजी, और उसके साथ हुकअप कर दूं विच इज़ पब्लिक, और मैं अपनी ब्रॉडकास्ट SSID करना शुरू कर दूं, तो कॉफी के बाहर वाले जो लोग होंगे वो देखेंगे यार सिग्नल आ रहे हैं मुफ्त में, और हम मुफ्त के वायरलेस एपी को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या रिस्क है। Not every 802.11a device is trustworthy. Wireless signals are available on the air. और वायरलेस सिग्नल ऑल अक्रॉस जो से हैं हमारे आसपास होते हैं, तो कोई भी उसे कैप्चर कर सकता है। तो उसकी एग्जांपल जो सी है सिस्को की बुक में ये दी कि एक मेरा ये जो क्लाइंट मशीन है, हम वही हम देखेंगे कि इस क्लाइंट मशीन को हम क्या कहेंगे, एपी को क्या कहेंगे, और ये जो पीछे सर्वर पड़ा हुआ उसको क्या कहेंगे। तो ये जो क्लाइंट है ये कनेक्ट करता है एपी को, और एपी को कहता है जी मेरा पासवर्ड पासवर्ड 123 है। और जब ये ब्रॉडकास्ट करता है, ये तो नहीं करता कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ये सिर्फ इधर जाएगा, ये तो ब्रॉडकास्ट अपनी एयर में कर रहा है, और ये सिग्नल तो कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी डाटा कैप्चर कर रहा हो वो कैप्चर कर सकता है। सो दैट इज अ चैलेंज ऑन वायरलेस। चैलेंज ऑन वायरलेस ये कि जब भी आपकी क्लाइंट मशीन किसी एपी के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको क्या पता ये एपी राइट है, और एपी को क्या पता ये क्लाइंट राइट है, और जब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो मैन इन द मिडल, ठीक है, मैन इन द मिडल जौन सा है सबसे बड़ा चैलेंज है वायरलेस डोमेन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके अंदर जौन सा है सिक्योर वायरलेस कनेक्शन हो कैसे रहा होता है कि क्लाइंट जौन सा है डिस्कवर बेसिक सर्विसेज BSS ID मालूम करता है। ठीक है। SSID और BSS ID हम लोगों ने लेक्चर 2 लेक्चर पीछे पढ़ा है। ठीक है। SSID क्या? होम 123, जो हमारा होम नेटवर्क कनेक्शन SSID। BSS ID उसके पीछे जो नंबर है। क्लाइंट डिस्कवर अ बेसिक सर्विस BSS,
ठीक है, और उसके बाद रिक्वेस्ट है परमिशन टू एसोसिएट, और रिक्वेस्ट करता है एपी को कि मुझे कनेक्ट करने दिया जाए। सिंपल, कोई बड़ी साइंस नहीं है। क्लाइंट ऑथेंटिकेट टू समथिंग, कुछ सिनेरियो में क्लाइंट ऑथेंटिकेट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है गेस्ट यूजर जो हमारे नेटवर्क में आता है, अभी अभी इस चीज को यहाँ पे पार करें। अब एक ऐसा यूजर है जो पहली दफा हमारे नेटवर्क में आया और गेस्ट है, उसको लिमिटेड एक्सेस चाहिए, तो क्या करते हैं, सम नेटवर्क जो से हैं क्या करते हैं, गेस्ट नेटवर्क बना देते हैं। मगर जब वो गेस्ट नेटवर्क बनाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये जो गेस्ट नेटवर्क है, ये मेरा गेस्ट नेटवर्क है, और ये यहाँ पे मेरा एक यूजर है, ये मैंने अपनी एक बंदे का गेस्ट नेटवर्क का लैपटॉप बनाया, माने या ना माने, ट्रस्ट में ये लैपटॉप है, ठीक है। और ये लैपटॉप जौन सा है इस वायरलेस सिग्नल से कनेक्ट होता है, मगर हम बीच में क्या कर देते हैं, दो सेग्रीगेशन कर देते हैं कि गेस्ट का यूजर सिर्फ इधर जा सके और बाकी यूजर जौन सा इधर आ सके, हमें सेग्रीगेशन करनी पड़ती है, ठीक है। टू कंट्रोल एंड एक्सेस वायरलेस नेटवर्क कैन ऑथेंटिकेट क्लाइंट डिवाइस बिफोर दे आर अलाउड टू एसोसिएट। अब हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं कि जब भी कोई डिवाइस आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, एपी के साथ कोई भी यूजर है, तो हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं बिफोर वी गिव हिम एन एक्सेस। सही हो गया, सिंपल सिनेरियो है। और बेस्ड ऑन दैट ऑथेंटिकेशन हम डिसाइड करते हैं कि इस यूजर को यहां जाने देना है या उसको यहां जाने देना है, क्योंकि ये हमारा कॉर्पोरेट नेटवर्क है और ये हमारा इंटरनेट है। सही हो गया। और अक्सर सिचुएशन में आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए होता। हमें हमें एक दफा ऐसा मौका मिला कि हमारा जो हमारे वाईफाई नेटवर्क से कोई बंदा लॉग इन हुआ और उसने जो सा है पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर ली। लेटर आ गया भी हमें एक कंपनी की तरफ से कि भैया आपके फलान डेट पे आईएसपी की तरफ से किसी बंदे ने आपके नेटवर्क को यूज करते हुए टोरेंट यूज किया था, ठीक है। ये यूरोप में वेरी कॉमन अकरिंग है, तो आप उसमें फिर आइडेंटिफाई करते हो क्या हुआ था। इसीलिए आप लोगों के पास अगर आपको याद हो तो गेस्ट के लिए आप क्या करते हो, वो एक क्या कहलाता है, पोर्टल, ठीक है, गेस्ट पोर्टल। गेस्ट पोर्टल, गेस्ट पोर्टल होता है जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वो करता है, वेरीफाई करता है। आप उसकी आईडी भी लेते हो, पर जो भी है, अब तो जीडीपीआर की वजह से बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है ऑथेंटिकेट हम इसे कैसे करेंगे। ऑथेंटिकेट ऐसे करेंगे कि हम टेक्स्ट पासवर्ड उसमें सेव कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस डिवाइस के अंदर। और अगर डिवाइस चोरी हो जाए फिर क्या करें, या अगर हम एपी के लिए एक एक ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड रख लें कि जिसके पास भी ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड होगा ही कैन कनेक्ट टू एन एपी, जिसको आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस कॉल्ड पीएसके, प्री शेयर्ड की, कि सब लोगों के पास सिमिलर पीएसके है, सब आते हैं एपी के साथ ऑथेंटिकेट करते हैं। और जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं उसका नुकसान क्या होता है कि अगर डिवाइस स्टोलन होगी, दैट इज स्टिल ऑथेंटिकेटेड डिवाइस ऑन योर नेटवर्क, अनलेस आपके पास एक ऑटोमेटेड फ्रीक्वेंट वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्क फ्लो हो जिसमें आपका यूजर की जिस डिवाइस डिस्कनेक्ट हो वो आपके हेल्प डेस्क को कॉल करे, आप उसका मैक एड्रेस ब्लैक लिस्ट कर दें। अभी मैक एड्रेस की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब आप बात कराते हैं सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन एसएसआईडी हाइड कर लें, वेरी गुड स्टेप, ठीक है। इट इज बेटर देन नॉट हाइडिंग योर एसएसआईडी। मैक एड्रेस वाइट लिस्टिंग करनी शुरू कर दें, मैक एड्रेस स्पूफ हो सकता है। मगर ये हैकर के लिए क्या करते हैं, बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। हैकर अगर कोई भी मलिशियस काम करना चाहेगा उसको पहले एसएसआईडी ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसे मैक एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो मैक एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेगा, वो जो ये डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसको एक मैसेज भेजेगा, उसे कहेगा डी ऑथ, और वो दोबारा रीऑथेंटिकेट करेगा और वो पैकेट कैप्चर करने की कोशिश करेगा। बहरहाल वी आर नॉट लर्निंग हाउ टू हैक इनटू वायरलेस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वायरलेस सिक्योरिटी। अच्छा, जिन लोगों ने हैकिंग हैकिंग पढ़नी है अराउंड वायरलेस, वो हमारी उर्दू आईटी पे एथिकल हैकिंग की सीरीज देख लें, उसमें वायरलेस का टॉपिक है। अच्छा, एक वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग क्या है, हमने स्टोर्ड पासवर्ड हमने रखा हो जिसे हम पीएसके कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लें कि बैक एंड पे, इस एपी के बैक एंड पे हमारे पास कोई रेडियस सर्विसेज लगी हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करना शुरू कर दें। सो ये हमारे पास तीन ऑप्शन हैं ऑथेंटिकेशन के दौरान। सही हो गया। अच्छा, अब इसे हम अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्री वाईफाई एयरपोर्ट्स पे हैं, होटल्स पे हैं, कॉफी शॉप्स के अंदर है, तमाम जगहों पर है। और आपका पीसी जिस तरह टर्न ऑन वाईफाई करता है, फाइंड अ वायरलेस नेटवर्क दैट इज अवेलेबल, स्ट्रेट अवे कनेक्ट कर लेता है। सही होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दो तीन दोस्त हैं, उन सबके घर के जो एसएस आईडी है वो सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी सिमिलर आईडी है, क्योंकि उन सबके वाईफाई मैंने सेटअप किए हैं और सबके पासवर्ड भी एक जैसे, शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम मी, ठीक है ना, विद अ सिक्योरिटी माइंडेड पर्सन। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ या वो मेरी तरफ आते हैं तो हमें वाईफाई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे अब तो वाईफाई के अंदर जो सा गेस्ट पोर्टल कैपेबिलिटी आ गया, आपका कोई दोस्त आता है घर में, आप उसे कहते हो जी फ्लाइंग यूआरएल पे चले जाओ और वो गेस्ट पोर्टल ऑथेंटिकेट कर देता है। एनीवे, सो अब होता क्या है कि आपकी डिवाइस को जब ऑलरेडी रिमेंबर इट्स वाईफाई है, जिस तरह वो मैं अपने दोस्त के घर गया और वहां पे उसके वाईफाई हैक हुआ मेरी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो अब मसला क्या है कि आपकी जो फाइंड अ वायरलेस नेटवर्क दैट इज अवेलेबल, और यू एक्सपेक्ट एन एपी दैट एडवर्टाइज एसएसआईडी टू बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एंटिटी वेयर यू आर लोकेटेड। अगर आप एयरपोर्ट में, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एयरपोर्ट वालों ने जो वायरलेस लगाया हुआ उसकी सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, मगर नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, हम वेगस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, और वहां पे हम लोगों ने वायरलेस की सिक्योरिटी की क्लास थी, और मैं जब भी इस सेशन के अंदर जाने लगा, तो मैंने अपने फोन की जो है ना वाईफाई डिसेबल कर दी। अब हुआ ये है कि उस पूरी कॉन्फ्रेंस पे, उस पूरे के पूरे फ्लोर पे, ठीक है ना, वाईफाई लगा हुआ था। अब उस क्लास के अंदर उन्होंने क्या किया कि उस वाईफाई की तरह की सिमिलर एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी विद द रोग एपी। रोग एपी से मुराद कि वो एपी जो सा है उस होटल का नेटवर्क की टीम नहीं मैनेज कर रही थी, वो हैकर ने खुद लगाई थी, उसे हम पाइनएप्पल एपी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ यूं होता है कि ये उस होटल का नेटवर्क है और उसके पास ये वायरलेस एपी लगी हुई है, और जाहिर है इसका पासवर्ड पूरे होटल में जितने लोग कॉन्फ्रेंस पे आए हुए हैं सबको पता होगा। और उस बंदे ने क्या किया, अपनी यहाँ पे रोग एपी लगा के और सिमिलर एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट कर दी। तो हुआ ये कि जो यूजर जोन सा है उसका फोन अगर इस एसएसआईडी से कनेक्टेड था, तो वो अब इससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों की एसएसआईडी सिमिलर थी, और उसका इंटरनेट चल रहा था, उसकी इंटरनेट की ट्रैफिक ऐसे ट्रेवल कर रही थी। सही हो गया। तो वो रोग एपी इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे मैन इन द मिडल अटैक हो जाता है। दैट्स वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है इसको कैसे, हाउ आर यू श्योर इज बीइंग मैनेज्ड बाय दिस होटल। ठीक है, ये एपी वाज नॉट मैनेज्ड, दिस एपी वाज नॉट मैनेज्ड बाय द होटल स्टाफ। होटल स्टाफ को तो पता ही नहीं था कि ये एपी लगी हुई है। हालांकि अगर उन्होंने सिक्योरिटी डिप्लॉय की होती, तो उनकी ये एपी फाइंड आउट करती कि भैया मेरी जैसी एसएसआईडी एक और एपी ब्रॉडकास्ट कर रही है, हालांकि वो हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं है। क्यों नेटवर्क का पार्ट नहीं है? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट डोमेन का पार्ट नहीं है, मैं उसे वायरलेस कंट्रोलर में नहीं देखता। That's a very common attack, very easy to apply. Okay, how are you sure about it? You are not sure about it at all. उसके लिए बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं कि आप जो यूजर की डिवाइस को सबसे पहले इधर से कनेक्ट कराएं, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर इट्स नॉट अ बेस्ट सोल्यूशन। ओनली इंफॉर्मेशन यू हैव इज एसएसआईडी। अगर ये एसएसआईडी जो सा है होटल गेस्ट की ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो कोई किसी को क्यों लिमिट कर सकता है कि होटल गेस्ट ही यूज करे। कल को अगर ये अपनी गेस्ट को लॉग इन करने के लिए ओपन एक्सेस दी हुई है, तो आप एक और एपी लगा के ओपन एक्सेस दे दें विद द सेम एसएसआईडी। जो डिवाइस होटल से मूव करती हुई बाहर आएगी वो स्ट्रेट अवे कनेक्ट हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट भी किया था। आई वुड नॉट सजेस्ट यू डू इट विदाउट एनी परमिशन। कि हम लोगों ने होटल के बाहर जो सा है ना, होटल में गेस्ट अकाउंट बने हुए थे, हमने होटल से बाहर जब गाड़ियां निकल रही होती है ना, जहां होटल के वाईफाई के सिग्नल्स बिल्कुल नहीं होते, वहां पर एक ऐसा वायरलेस एपी लगा के और देखा कि वहां पे कितनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। एंड वी वर सीइंग कि आप होटल में गए, चेक इन किया, गेस्ट वाईफाई से लॉगिन हुए, आप होटल से बाहर निकले, अब बैरियर से बाहर निकल गए, होटल से बाहर हैं आप, ठीक है, बैरियर से बाहर निकल रहे हैं, और आपने वहां पर एक वायरलेस एपी लगाई हुई है जो एसएसआईडी कॉन्फ़िगर की हुई है, और उस पर ओपन ऑथेंटिकेशन, आपकी तमाम डिवाइसेस वहां कनेक्ट हो जाएंगे स्ट्रेट अवे। तो उसका आंसर क्या है, जब भी होटल में जाएं पहले तो वाईफाई कनेक्ट ही ना करें। मैं नहीं करता जाती तौर पे, बट मेरा 4G कनेक्शन या 5G कनेक्शन मेरी जेब से नहीं जाता, मेरी कंपनी पे करती है। तो इट्स अप टू यू। ओके, ओनली उसके उसकी मेरी सजेशन, बिगेस्ट सजेशन ये है कि अगर आपके पास कंपनी कॉर्पोरेट वीपीएन हैं तो वो यूज करें। ओके, ओनली इंफॉर्मेशन यू हैव इज एसएसआईडी, तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। योर कंप्यूटर डोंट इवन आस्क यू, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, वो एग्जांपल थी कि लोगों के फोन आके होटल में कनेक्ट हुए हुए थे और बाहर गए तो वो हुए थे, मगर हमें होटल से परमिशन लेने में, सिक्योरिटी वेटिंग करने में बड़ा मसला रहा। एनीवे, सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। और एडवर्सरीज जो से हैं आपके आर द इम्पोस्टर्स। जो आपका हैकर्स है वो इम्पोस्टर के तौर पे काम कर रहा है, वो आपकी होटल की एसएसआईडी को मिमिक कर रहा होता है। सो सबसे आंसर इसका क्या है, क्लाइंट शुड ऑथेंटिकेट द एपी बिफोर द क्लाइंट इटसेल्फ इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है। सो क्लाइंट किस तरह अथेंटिकेट करेगा, हु आर यू, ओके आई एम एन AP1, हियर आर माय मैनेजमेंट फ्रेम। सिस्को के अंदर एक टर्म है मैनेजमेंट फ्रेम, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग विद इट। अगर आप एज अ नेटवर्क मैनेजर हैं और आपकी जिम्मेदारी है, या आप नेटवर्क इंजीनियर, आपकी जिम्मेदारी है नेटवर्क में, तो आप अपने नेटवर्क में रोग एपी स्कैनिंग एक्टिविटी एनेबल कर सकते हो। और वो क्या करती है, जिस तरह रोग एपी उन्हें आइडेंटिफाई होती है, से फॉर एग्जांपल यहाँ इस एपी को एक एपी नजर आती है, ठीक है, जो एसएसआईडी जो सी सिमिलर ब्रॉडकास्ट कर रही है, तो वो क्या करती है, इस एपी के जितने ऑथेंटिकेशन सेशंस हैं जो मेरे से नहीं जा रहे, उन सबको जो सा है वो रीऑथ देती रहती है, ताकि ये इस एपी के जरिए कोई भी कनेक्ट ना हो सके। ठीक है, ये हमने बहुत दफा किया है, और हमारे नेटवर्क में अक्सर हमने देखा भी है इस तरह का काम, मगर वो ऑल वाज लाइक इनोसेंट एपीज, कुछ दफा इनोसेंट एपीज भी इसमें इसका शिकार हो जाती हैं। सही हो गया। अच्छा, अब जब हम ये जो पिछली स्लाइड थी ना, ये हम
नॉट टू बी ऑफ सिक्योर वायरलेस कनेक्शन की बात कर रहे थे, और हमने थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन को देखा कि ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, मगर अभी हम हार्डकोर ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है मैसेज प्राइवेसी एंड इंटीग्रेशन। प्राइवेसी और इंटेग्रिटी। प्राइवेसी क्या? इंक्रिप्शन। डाटा शुड बी इंक्रिप्टेड फ्रॉम इट्स जर्नी थ्रू द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जो हवा है, ठीक है। और एपी सिक्योरली नेगोशिएट अ यूनिक इंक्रिप्शन की। एपी जो सी है आपकी डिवाइस के साथ एक यूनिक इंक्रिप्शन की शेयर कर लेती है, और यूज टू एसोसिएट अ क्लाइंट, और आपका जो एपी जो सा है वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो जो क्लाइंट जो सा है आप एपी के साथ इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये होगी मैसेज प्राइवेसी। दिस इज हाउ वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड यू इंक्रिप्शन, कि एपी और क्लाइंट आपस में एक इंक्रिप्टेड की के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और वो इंक्रिप्टेड की ये होती है, और ये जो की है इसे इंक्रिप्ट करके वो जब डाटा भेजता है तो एपी ही सिर्फ वो डाटा को देख सकती है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, क्या हैकर इस वैल्यू को उठा के रीप्ले कर सकता है? दैट्स एडवांस टॉपिक डिस्कशन, यानी उसमें रीप्ले नहीं होता, क्योंकि एपी और क्लाइंट के दरमियान एक यूनिक की डेवलप हुई होती है। और ये मैं आपको हायर लेवल बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि हमें एक ऑथेंटिकेशन का चैलेंज है, ऑथ का चैलेंज है, ऑथेंटिकेशन का चैलेंज है, फिर हमारा अगला चैलेंज है प्राइवेसी का। उसका हमने आंसर बताया कि उससे इंक्रिप्शन से हम उसको डील करते हैं। फिर उसके बाद एक और चैलेंज होता है इज इंटेग्रिटी, कि जो पैकेट यहां से चला है जब वो यहां तक पहुंचा है तो उसको बीच में किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मिक, मैसेज इंटेग्रिटी चेक। आप ये देखेंगे मैं काफी दफा यूज करूंगा। ये भी हाई लेवल है। आपका ऑथेंटिकेशन का मसला है, आपका प्राइवेसी का मसला है, आपका इंटेग्रिटी का मसला है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो सीआईए ट्राइट अक्सर लोग पढ़ते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सा है डिवाइस क्या करती है, या हम वायरलेस में क्या सोल्यूशन यूज करते हैं कि ओरिजिनल डाटा चला, उसको अगर इंक्रिप्ट किया या नहीं किया, उसके आखिर में ना एक स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है, विच इज अ हैश वैल्यू, और इनक्रिप्ट द डाटा प्लस मेक और मेक साथ भेज देते हैं। हैकर उसमें से अगर देख भी ले तो उस डाटा को चेंज नहीं कर सकता या डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अगर डिक्रिप्ट कर भी ले तो वो हैश वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। वेल, वी हैव टू रीप्ले। इसमें बहुत सारे क्रॉस आर्ग्यूमेंट है, मगर वक्ती तौर पे आप लोगों को समझिए, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। वक्ती तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ आप ये समझें कि यहाँ पे टाइम स्टैंप लगी हुई है, और वो क्या करती है कि अगर उसने ये पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश की, हालांकि वो इनक्रिप्टेड है, अगर उसने इनक्रिप्टेड डाटा को भी चेंज करने की कोशिश की है तो ये F7 की वैल्यू नहीं बनेगी। उसकी वजह क्या है कि जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, इस वैल्यू को डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि उसके पास इंक्रिप्शन की है, क्योंकि क्लाइंट और एपी के दरमियान जाहिर है इंक्रिप्शन हो रही थी। और जिस तरह डिक्रिप्ट करेगा उससे जो वैल्यू निकलेगी, वो क्लियर क्लियर टेक्स्ट जो वैल्यू बनेगी, उस क्लियर टेक्स्ट वैल्यू का क्या करेगा, हैश निकालेगा, ठीक है। हैश निकालेगा, और हैश निकाल के मालूम करेगा हैश क्या है, उसका हैश F7 है। फिर वो चेक करेगा इधर जो पैकेट के साथ जो वैल्यू आई थी ये सिमिलर है, अगर ये मैचिंग है तो इसका मतलब है इस पैकेट को किसी ने छेड़ा नहीं। ये इंटेग्रिटी है। यानी ये मैंने सीसीएनए सिक्योरिटी में बहुत दफा पढ़ाई हुई है। अगर आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तो सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ लें। अगर सीसीएनए सिक्योरिटी से भी ज्यादा इंटरेस्ट पड़ जाए तो जनाबे वाला, आई वुड सजेस्ट यू गो इनटू माय सीरीज कॉल्ड CISSP, ठीक है। मगर अगर आप सीसीएनए पढ़ रहे हैं तो CISSP इज लाइक स्टेप 10 फॉर यू, मगर आप स्टेप 1 कर लें। मगर हैशिंग, ये हैशिंग का फंक्शन है इनडायरेक्टली, मगर हम इसको कहते हैं कि डाटा टेम्परिंग से हमें अवॉइड करता है मैसेज इंटेग्रिटी चेक। अच्छा, अब इससे हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, वायरलेस क्लाइंट ऑथेंटिकेशन मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऑथेंटिकेशन की बात की थी, हमने इंक्रिप्शन की बात की थी, हमने इंटेग्रिटी की बात की थी। अब हम वापस ऑथेंटिकेशन पे आ गए। 802.11 स्टैंडर्ड हैज टू चॉइसेस। सिर्फ आपके पास दो चॉइसेस है टू ऑथेंटिकेट अ क्लाइंट। वन इज कॉल्ड ओपन ऑथेंटिकेशन। ओपन ऑथेंटिकेशन क्या करती है कि हाँ जी, डिवाइस आप 802.11 कंपैटिबल हो, डिवाइस कहती है हाँ मैं वायरलेस कंपैटिबल हूँ और मैं वायरलेस सिग्नल भेज सकती हूँ, और हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल मेरे पास है, और वो कहता है ऑथेंटिकेट कर लो, जिसे हम ओपन नेटवर्क अक्सर कहते हैं। कोई भी जाके कनेक्ट कर लेता है। सबसे स्केरियस्ट नेटवर्क होते हैं ओपन नेटवर्क। नेवर नेवर एवर एवर कनेक्ट टू देम, ठीक है। कभी भी उन पे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव जितने मर्जी आप डेस्परेट हैं। आई वुड नॉट ट्रस्ट इट, क्योंकि मैंने अक्सर दफा जो से हैं प्राइवेट नेटवर्क्स को जो से है वो पॉइजन करके, वायरलेस नेटवर्क को पॉइजन करके, और उसके बाद यूज़र को डॉजी डिजिटल सर्टिफिकेट दे के और वो कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जो, मुझे इंडिया वाली साइड का नहीं पता, मगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो से हैं डजंट केयर अबाउट इट, और वो दे जस्ट नीड अ फ्री इंटरनेट। मेरे ख्याल में अब हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि ये इस स्केरी थिंग। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो वेब क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी।
अच्छा, आप में से जो लोग थोड़े से टेक्निकल सही हैं वो कहते हैं वेब तो एक्सपायर हो गया, हाँ हाँ थोड़ा धीमे रहो, हाँ एक्सपायर हो गया मगर हमें पढ़ना है। वेब वेब यूज क्या करता है, RC4 साइफर एल्गोरिदम यूज करता है, RC4 एल्गोरिदम यूज करता है, शेयर्ड की सिक्योरिटी मेथड यूज करता है कि इसमें शेयर्ड की होती है कि दोनों जो एपी और वायरलेस आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। और एपी चैलेंज द क्लाइंट विद चैलेंज फ्रेज, एक चैलेंज फ्रेज भेजता है, क्लाइंट उसे इनक्रिप्ट करता है और उसको वापस भेज देता है। और वेब की जो है 40 से लेके 104 बिट्स लॉन्ग होती है, ठीक है। और 2001 के अंदर इसके अंदर वीकनेसेस फाइंड हुई। ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो पहली 3 बिट्स होती थी उसको एज ए इनिशियलाइजेशन वेक्टर यूज करता और उसे इनक्रिप्ट नहीं करता था। और RC4 की भी डिसाइफरिंग के इश्यूज आने शुरू हो गए। तो ये जो सा 2001 में वीकनेस आइडेंटिफाई हुई, 2004 में वेब का ऑफिशियली जो सा है डेप्रिशिएट कर दिया। तो अगर आपके किसी नेटवर्क में WEP लगा हुआ है तो मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले वाईफाई डिसेबल करें, वेब डिसेबल कर दें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है फिर हम क्या करें ऑथेंटिकेशन का। तो अब हमारे पास एक और सोल्यूशन है, ठीक है। इसका नाम है 802.1x, इसको 11 के साथ नहीं कंफ्यूज करना। 802.1x EAP, 802.1x एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जिसके जरिए जोन सा है दो डिवाइसेस थ्रू अ यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट करते हैं। वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी। आप अगर किसी बैंकिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी के अंदर जो ईथरनेट पोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर भी 802.1x कॉन्फ़िगर हुआ होता है, जिसे हम पोर्ट सिक्योरिटी कहते हैं। अगर आप पोर्ट सिक्योरिटी के मेरे प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आए हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ। अगर नहीं डिस्कस किया हुआ, मुझे श्योर है हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो पोर्ट सिक्योरिटी को एक दफ़ा नज़र मार लें। सही हो गया। मेरे ख्याल में उसमें 802.1x की लैब नहीं कराई क्योंकि ये CCNP सिक्योरिटी लेवल का क्वेश्चन है कि पीछे उसके रेडियस आइस वगैरह कन्फिगर करना पड़ता है, विच वी डोंट हैव दैट लैब सेटअप अवेलेबल। तो 802.1x आया स्टैंडर्ड। और और EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और 802.1x क्या करता था, यूजर कनेक्ट करता है और बिफोर वी अलाउ देम टू यूज द रिसोर्सेज वी नीड देम टू ऑथेंटिकेट। तो यूजर जो सा है एपी के साथ कनेक्ट हो जाता है, ओपन ऑथेंटिकेशन है। और उसके बाद जो सा है EAP बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाती है। EAP बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आप उसे कहते हो, जिस तरह मैंने ये गेस्ट गेस्ट पोर्टल की बात बताई थी, ये कैप्टिव पोर्टल उसे कहते हैं एक्चुअली टेक्निकल टर्म में। या हाँ, आप लोग उसके बैक एंड पे एक रेडियस सर्वर या ऑथेंटिकेशन सर्वर रख देते हैं और यूजर जो है स्ट्रेट अवे वायरलेस एपी पे कनेक्ट होता है, मगर वो किसी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक EAP बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये EAP जो है आपका ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल है, मगर ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक्चुअली फ्रेमवर्क है। हम इसको अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्केलेबल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है। EAP जो है एक्चुअली फ्रेमवर्क है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फ्रेमवर्क है। इट इज अ फ्रेमवर्क, नॉट अ सिंगल ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन। इसमें मल्टीपल इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो आप, कोई एक लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें लीप भी यूज कर सकते हो, पीप भी यूज करते हो, चिप EAP फास्ट भी कर सकते हो, EAP TLS भी यूज करते हो। अच्छा, और क्वालिटी इंटीग्रेटेड विद 80 पोर्ट बेस एक्सेस, यानी फिजिकल आपके अगर नेटवर्क के अंदर स्विच लगा हुआ और उस पोर्ट पे भी आपने कॉन्फ़िगर किया 802.1x को, वहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सिर्फ वायरलेस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये हर जगह होता है। मगर 802.1x EAP जो है वो फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इधर ना 3 टर्में यूज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने की, क्योंकि ये अक्सर वायरलेस की जब भी आपने बुक उठानी है तो ये 3 टर्में यूज होगी। सप्लीकेंट, सप्लीकेंट कोई भी क्लाइंट डिवाइस है, आपका लैपटॉप आपका सप्लीकेंट है। ऑथेंटिकेटर, ये आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर या आपकी वायरलेस एपी है। सही हो गया। और ऑथेंटिकेशन सर्वर जिसे हम AS कहते हैं, वो आपका रेडियस सर्वर हो सकता है, डोमेन कंट्रोलर हो सकता है, आपका आइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, जो आपकी ऑथेंटिकेशन कराता है। तो कहानी ये होती है कि ये ऑथेंटिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लाइंट जो सा है वो कनेक्ट होता है एपी के साथ और एपी फौरन कहती है जी भैया 802.1x EAP या PEAP या EAP TLS जो भी आपने कॉन्फ़िगर की हुई है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, वो अप्लाई करता है और आपकी ऑथेंटिकेशन करवाता है EAP बेस्ड सर्वर के साथ जो आपका रेडियस सर्वर है। सही हो गया। तो सप्लीकेंट, ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन सर्वर, ये 3 पार्टियां हैं इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। सही हो गया। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर इट्स अ वेरी ड्राई लेक्चर एंड आई वांट टू गो थ्रू इट बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं आपके पास एग्जाम में, ये मुझे गारंटी है। अच्छा, अब ये ऑथेंटिकेशन मेथड जो से हैं वो आपके पास बहुत सारे हैं। गोल हियर इज नॉट टू मेमोराइज, मेमोराइज नहीं है, विदाउट ट्राइंग टू मेमोराइज देम बट टू अंडरस्टैंड देम। तो लीप जो सा है,
लीप जोन सा है अर्ली अटेम्प्ट थी जब हमारी जो WEP कंपेटिबल नहीं थी तो क्लाइंट अप्लाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, मगर ये डेप्रिशिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास दूसरी कैपेबिलिटी आई विच इज कॉल्ड EAP फास्ट। ये सिस्को ने बनाई फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर टनलिंग, और ये PAC यूज करता है प्रोटेक्टेड एक्सेस क्रेडेंशियल बिटवीन AS एंड सप्लीकेंट, यानी जो AS है और इस सप्लीकेंट के दरमियान ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है, और ये जो सा है PAC के जरिए क्रेडेंशियल एक दूसरे के दरमियान शेयर करवा रहा होता है। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल भूल जाए, आपने याद रखने हैं एक भैया पीप को, PEAP, और EAP-TLS को। पीप क्या करता है? प्रोटेक्टेड EAP, ठीक है, एक्सटेंडेबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, AS जिस तरह यूजर कनेक्ट होता है ना AP के साथ, तो जो ऑथेंटिकेशन सर्वर आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भेजता है। वो क्यों भेजता है? कि वो बता रहा है कि मैं ट्रस्ट वर्दी बंदा हूं और ये मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट है, तुमने मुझे अपने क्रेडेंशियल भेजने हैं, ठीक है, तो तुम मेरे साथ TLS टनल स्टैब्लिश करो। विच इसको हम लोग अब सिस्को की टर्म या वायरलेस की कम में आउटर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये आउटबाउंड है कि सर्वर अपने आप को वैलिडेट करवा रहा है। सर्वर कहता है कि भैया ये मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट है। अक्सर जब आप अपनी कंपनी में अप्लाई करते हो और आपने पीछे आइस लगाया होता है, तो आप इधर डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हो आइस के अंदर, और फिर GPO के जरिए ये डिजिटल सर्टिफिकेट ट्रस्टेड भी करवाते हो क्लाइंट मशीन में, वरना क्लाइंट मशीन पे पॉपअप विंडो आती है और मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अक्सर ये होता है। अच्छा, यहाँ पे अब ऑथेंटिकेशन सर्वर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देता है, क्लाइंट इज हैप्पी, TLS टनल स्टैब्लिश करता है, इनवर्ड कम्युनिकेशन और इनक्रिप्शन की एक्सचेंज हो जाती है और आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्लाइंट सर्ट यूज नहीं करता, ठीक है, और ये TLS यूज करता है, और इसमें ऑथेंटिकेशन के दो मैकेनिज्म है, माइक्रोसॉफ्ट चैप वर्जन 2 मोस्टली, और GTC जेनेरिक टोकन कार्ड, जिसमें आप फिजिकल या ऐप के जरिए आप वन टाइम पासवर्ड दे रहे होते हो। ठीक है, तो पीप की डिप्लॉयमेंट बहुत जगह पे हम लोगों ने देखी है, मोस्टली कंपनीज के अंदर होती है। अच्छा, अब जिस तरह ही आप यहाँ से निकल के आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं या बड़ी सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग EAP-TLS। उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ये डिजिटल सर्टिफिकेट ये सर्वर देता है ना, उसमें आपने डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे भी इंस्टॉल किया होता है और यहाँ पे भी इंस्टॉल किया, तो ये ट्रस्ट में ये मैंने डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया है। सही हो गया। तो डिजिटल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ऑन AS एंड क्लाइंट सर्विसेज, तो एक्सचेंज सर्टिफिकेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो गए। सही हो गया। लीप पुराना हो गया, EAP फास्ट पुराना हो गया, पीप और EAP-TLS है। पीप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, माइक्रोसॉफ्ट चैप वर्जन 2 है, और GTC जेनेरिक टोकन कार्ड है। और EAP-TLS के अंदर दोनों साइडों पे डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुए होते हैं, और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बजाय इसके कि आप एक सर्वर पे इंस्टॉल करें, जो कि आपकी पीप की रिक्वायरमेंट है, आपको इधर सर्वर पे भी करना पड़ता है और तमाम क्लाइंट्स पे भी डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो वेरी सिक्योरिटी कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये वाला EAP-TLS यूज करती हैं। ये होगी ऑथेंटिकेशन। और अब हम यहां से निकलते हैं, और हम ऑथेंटिकेशन से निकल के हम किधर जा रहे हैं? अब हम जाते हैं प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी मेथड। अच्छा, प्राइवेसी ये है, याद है हमने प्राइवेसी की बात की थी। प्राइवेसी ये है कि TKIP आपका यूज होता है, डेप्रिशिएटेड है 2012 में, उसमें MIC, ठीक है, मैसेज इंटेग्रिटी चेक जो सा है, टाइम स्टैंपिंग यूज होता है, सेंडर मैक एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, लॉन्ग इनिशियलाइजेशन वेक्टर, सारा कुछ, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एनी ऑफ दिस। उसके बाद दूसरा है CCMP। CCMP क्या है? कि काउंटर ब्लॉकचेन मैक प्रोटोकॉल, काउंटर CBC मैक प्रोटोकॉल है, और ये AES बेस्ड इंक्रिप्शन कर रहा होता है आपकी। ठीक है, ये आपको प्राइवेसी दे देती है। AES एक अच्छा स्टैंडर्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। और CBC साइफर ब्लॉक चेनिंग कहलाता है। साइफर ब्लॉक चेनिंग ऑथेंटिकेशन मैसेज इंटेग्रिटी चेक भी है उसके अंदर, मैसेज इंटेग्रिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। और कांट भी यूज विद लेगेसी डिवाइसेस, क्योंकि बहुत सारी लेगेसी डिवाइसेस जो सी है ना, वो AES काउंटर मोड सपोर्ट नहीं करती। अक्सर ये जो आपके बारकोड रीडर्स हैं ना, इनके साथ आपको मसला आता है, या पॉस के साथ पहले आता था, अब नहीं आता। अब मुझे पॉस डोमेन में काम किए हुए भी काफी अरसा हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सा आपके पास एक और बहुत मॉडर्न किस्म का वायरलेस प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी मेथड आया, विच इज कॉल्ड GCMP। ठीक है, गैलियोस काउंटर मोड प्रोटोकॉल। इस ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस पे काम नहीं किया, मगर ये WPA3 स्टैंडर्ड पे आता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये WPA3 कहाँ से आ गया, अभी हम इसकी तरफ वापस जाते हैं। ये भी AES काउंटर मोड इंक्रिप्शन, वही तमाम रिक्वायरमेंट है। और ये जो अपने मैक के लिए या मैसेज इंटेग्रिटी चेक के लिए, जो आपको इंटेग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यूज करता है। ठीक है, गैलियोस मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो अब आपको याद आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन आपके पास पीप या EAP-TLS है। ठीक है, 802.1x के अंदर EAP है या TLS है, EAP-TLS। पीप
सॉरी, और प्राइवेसी और इंटेग्रिटी के लिए सीसीएमपी या जीसीएमपी है। सही हो गया। अब आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी आसान कर दी वाईफाई अलाउंस अलायंस ने। ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड स्टैंड एक्सेस इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन है, और उसके पास 3 डिफरेंट वर्जन हैं। ठीक है, हमने बात की थी WPA की, फिर हमने बात की WPA 2 की और WPA 3। ये WPA 3 या WPA 2 या WPA 1 जो सा है, या WPA स्टैंडर्ड, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ये फीचर सेट है। और जब वाईफाई अलायंस किसी चीज को अप्रूव करती है तो वो कहती है ये WPA स्टैंडर्ड है, ये WPA 2 स्टैंडर्ड है, WPA 3। तो WPA 3 जिसे हमें पता है कि बहुत कॉमन है। अच्छा, अब इसमें 3 चीजें आती हैं, अथेंटिकेशन किस तरह हो रही है, इंक्रिप्शन कैसे हो रही है। ठीक है, 2 चीजें एक्चुअली मोस्टली हैं। अथेंटिकेशन विद प्री शेयर्ड की WPA 2 सपोर्ट करती है, WPA सपोर्ट करती है, WPA 3 सपोर्ट करती है। WPA 3 एक नया स्टैंडर्ड है प्री शेयर्ड की, जिसे हमें पता है कि हमने एक स्टैटिक यूजर ने पासवर्ड दे दिया। ठीक है, अथेंटिकेशन विद 802.1x, अगर मैं चाहता हूं कि यूजर बैक एंड पे जाके अथेंटिकेशन सर्वर से वेरीफाई करे, जिस जो हमारा डोमेन कंट्रोलर यूजर नेम पासवर्ड या आइस है यूजर नेम पासवर्ड, तो ये दोनों तीनों स्टैंडर्ड्स आपको सपोर्ट करते हैं, या आप कह दो इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन सपोर्ट करती है। यानी ये डिवाइस WPA 2 कंपेटिबल है, इसका मतलब ये WPA 2 को चलाएगी, WPA 3 में जो न्यू चीजें आई हैं वो नहीं करेगी, लाइक GCMP का काम नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद इंक्रिप्शन एंड मैक अथेंटिकेशन होगी, ये आपकी अथेंटिकेशन है। ठीक है, प्री शेयर्ड और 802.1x, और ये आपकी इंक्रिप्शन एंड इंटेग्रिटी है, जिसे हमें प्राइवेसी और इंटेग्रिटी कहते हैं। ठीक है, और उसमें मिक विद TKIP। ठीक है, मिक जोन सा है और TKIP आउटडेटेड हो गया, तो हम ये इसको स्ट्रेट अवे उठा के कहते हैं यार ये पूरे का पूरा फारिग कर दो, ये 2 स्टैंडर्ड रह गए हमारे पास। इसका मतलब है हम TKIP यूज नहीं कर सकते, तो इसको भी काट दो। सही हो गया। अब उसके बाद आपके पास मिक AES CCMP, जो आपका WPA 2 सपोर्ट करता है, और अगर AES विद GCMP करना है तो, यानी लाइक अगर आपको लगे कि CCMP इज नॉट एज सिक्योर एज इट इज सपोज टू बी, तो फिर आप GCMP की तरफ जा सकते हो, क्योंकि CCMP में जो सा है काउंटर CBC मैक प्रोटोकॉल यूज होता है, और GCMP के अंदर वो काउंटर मोड प्रोटोकॉल यूज होता है, जो भी 2 प्रोटोकॉल अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी। तो TKIP आपके लिए बुरा है, WEP आपके लिए बुरा है, और WPA 2 के मुताबिक जो भी चीज़ें चलती हैं वो ओके हैं। मगर जब अथेंटिकेशन की बात आती है तो आप अथेंटिकेशन जो सी है वो 802.1x करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, PEAP, और अगर आप मोर सिक्योर हैं तो EAPTLS करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ब्रेन अभी तक बाहर नहीं निकला तो टू सम ऑल इट अप, ये आपके अथेंटिकेशन मेथड्स हैं। ठीक है, और ये प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी है। हमने अथेंटिकेशन में कहा था कि एक ओपन अथेंटिकेशन है, कोई भी चीज है, कोई क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैप अगर आपको समझ आ गया तो आपकी पूरी की पूरी वायरलेस सिक्योरिटी समझ आ गई। वायर्ड इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल पुराना है, आउटडेटेड स्टैंडर्ड है, वी डोंट लाइक इट। 802.1x में 4 ऑप्शंस हैं, लीप डेप्रिशिएट हो गया, फारिग कर दो। EAP फास्ट इज नॉट एज गुड, सिस्को प्रोप्राइटरी है। आपके पास पीप और EAP TLS रह गया। पीप के अंदर अथेंटिकेट करवाना है आपका अथेंटिकेशन सर्वर, वो डिजिटल सर्टिफिकेट क्लाइंट को भेजता है, कहता है मैं ये सर्वर हूं, मैं वो वाकई वो हूं जो मैं कह रहा हूं मैं हूं, इसलिए मुझे अपने डिटेल्स भिजवाओ। और फिर क्लाइंट जो है वो TLS टनल बना लेता है। और EAP TLS क्लाइंट एंड AS अथेंटिकेट बाय यूजिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट, ये होगी आपकी अथेंटिकेशन डोमेन, ये पूरी की पूरी आपकी अथेंटिकेशन डोमेन है। ठीक है, ये आपकी अथेंटिकेशन डोमेन है। उसके बाद आ जाता है प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी। EAP TLS के साथ आपने क्या यूज करना है, आप EAP-TLS के साथ ये यूज कर सकते हो, या ये यूज कर सकते हो, या पीप के साथ ये यूज कर सकते हो, या ये यूज कर सकते हो। TKIP भी यूज कर सकते हो, मगर TKIP अगेन डिप्रिशिएटेड स्टैंडर्ड है, ये प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है। जब मैं CCMP यूज कर रहा हूं तो इसके साथ AES यूज हो रहा होगा। ठीक है, और GCMP के साथ भी AES यूज हो रहा होगा। सही हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है प्राइवेसी इंटेग्रिटी के लिए, कि जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो AES काउंटर प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है या नहीं। ठीक हो गया। यहां तक हमारी सिक्योरिटी खत्म हो गई है। आई होप यू आर नॉट गोइंग क्रेजी, क्योंकि 34 मिनट हो गए हैं। और मगर आपको बताता चलो, अभी तक मैंने नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल या नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल की तो बात ही नहीं की। ठीक है, मगर दैट इज बियॉन्ड 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 द स्कोप ऑफ योर डिस्कशन, और आपके CCNA में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यहां तक जितना हम पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वायरलेस के स्ट्रक्चर का अंदाजा है, हमें उसे आर्किटेक्चर का अंदाजा हो गया है, हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया अभी तक, और वायरलेस सिक्योरिटी का अंदाजा हो गया, और हमने बहुत डिटेल में जाके देखा है।
ठीक है। हमें वायरलेस ऑथेंटिकेशन का पता चल गया। अगर हमारे सामने कोई WPA2 और WPA3 की बात करेगा, हमें पता चलेगा। कोई कहेगा WEP क्यों को पुराना है, हमें कहेंगे RC4 यूज होता था, इनिशियलाइजेशन वेक्टर पुराना था, पहले 3 बिट्स वो प्लेन टेक्स्ट में भेजता था। ठीक है। और उसके बाद हमें हमसे को पूछेगा कि कौन सा बेस्ट स्टैंडर्ड है, हम उसे कह सकते हैं EAP TLS यूज कर लो। ओके, उसमें एक लिमिटेशन क्या है जी, डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ेंगे कंट्रोलर पे भी, क्लाइंट पे। जैसे ही आपने ये बताना है, बस यू गॉट द जॉब। ठीक हो गया। खुश रहे, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।